हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी और वेलकम है हमारे कक्षा 10वीं के छात्रों का, क्योंकि आज से कुछ नया प्रारंभ होने वाला है। अब मुझे देखना है कि आपकी तैयारी कितनी पहुंच गई है, कितनी तैयारी आप कर चुके हो और कितने अच्छे से तैयार हैं आप आगे आने वाली अपनी परीक्षा के लिए। कितना रिवीजन आपका हो चुका है, कितना आप स्टेप अप से सीख चुके हैं। और साथ ही क्योंकि अब कराने वाले हैं हम आपको कोई विस्तार से नहीं, बल्कि देख पा रहे होंगे आप संस्कृत में सूचि पर्यावरण प्रथमा पाठक का सुपर क्विक रिवीजन। बहुत जल्दबाजी इन द सेंस आपको समझ में आएगा, लेकिन इसमें हम लंबा समय नहीं खपाएंगे। हम आपको लंबे समय के लिए नहीं बिठा लेंगे, क्योंकि बहुत कम समय में पूरा पाठ करेंगे हम समाप्त। पूरा पाठ आपको समझ में आना चाहिए और आपको पता ही है कि एक पदेन पूर्ण वाक्य तो आते नहीं है। तो हमारा फोकस होना चाहिए पाठ के सारांश पर, जो कि मैं आपको सुनाऊंगी। और यहाँ पर आप सीधा देखने वाले हैं पाठ की ग्रामर, क्योंकि यदि संस्कृत आप पढ़ रहे हैं और संस्कृत में अच्छे नंबर लाना चाहते तो आप याद रखिएगा कि आपकी जो ग्रामर है उसका परसेंटेज बहुत अधिक होता है। आपकी ग्रामर क्लियर होनी चाहिए, व्याकरण आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपके उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधियां, प्रश्न निर्माण, ये सब कुछ आपको, अव्यय, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं कि आपके पाठ की ग्रामर क्या है, क्योंकि पाठ अंतर्गत ग्रामर आती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो हम पाठ की ग्रामर शुरू करते हैं और प्रथमा पाठा से हम लेंगे। तो हमारे सुपर क्विक रिवीजन के लिए आप रेडी हो जाइए। जल्दी से अपने पेन, कॉपी या फिर जो भी यहाँ सामने आएगा तुरंत का तुरंत आप उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे या फिर तुरंत आप उसे सॉल्व करेंगे। जैसे जितनी देर में मेरा ये ओपन है, अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं बातें नहीं करूंगी, मैं करूंगी कि आप बताऊंगी आपको कि पाठ आखिर क्या है। सूची पर्यावरण का अर्थ होता है शुद्ध पर्यावरण। शुद्ध पर्यावरण के तहत यहाँ पर आपको बताया गया है कि अभी तक हिंदी और अंग्रेजी में हम पर्यावरण को पढ़ते आए हैं। संस्कृत में बताया गया है कि कैसे पर्यावरण प्रदूषित है। लगातार जो ये गाड़ियां दौड़ रही हैं, कैसे पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। चारों ओर जो पर्यावरण प्रदूषण है, इस प्रदूषण में हमारा जीना मुश्किल हो गया है। दिन रात का जो ये काला चक्र चल रहा है, इससे जीवन दुस्सार हो गया है। व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पा रहा है अच्छे से। चारों तरफ हजारों करोड़ों जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, गाड़ियां काला धुआं फेंक रही हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। आज खाने की वस्तुओं में भी मिलावट आ चुकी है। और जो ये भयानक समय है, जहां हमारे शरीर का भी शोषण हो रहा है और जहां हमारे मस्तिष्क का भी शोषण हो रहा है। ये भयानक समय के जो ये दांत, खूंखार दांत हैं, ये व्यक्ति को दिन पर दिन निगलते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मन करता है कि अब इससे छूटकर ऐसे गांव के वातावरण में जाया जाए जहां पर नदी, तालाब, झरने स्वच्छ हैं, जहां की वायु स्वच्छ है, जहां हम नदी किनारे बैठ के निर्मल आनंद ले सकते हैं। ऐसी बातें, ऐसा यहाँ पर इस पर्यावरण, सूची पर्यावरण में कहा गया है कि वर्तमान में पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। नदियों का जल स्वच्छ नहीं बचा है, खाने के लिए वस्तुएं शुद्ध नहीं है, पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, गाड़ियों के दौड़ने से चारों तरफ वायु काली हो चुकी है। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर लिखने वाला, जो भी कवि ये बनाने वाले, उन्होंने कहा है कि अब तो हमें ये छोड़कर गांव की तरफ प्रस्थान करने का मन करता है। कुछ दिन गांव में जाकर वहां की ठंडी हवा और स्वच्छ वायु में हम रहना चाहते हैं। तो ये पूरे पाठ का सारांश था। इससे संबंधित यहाँ पर सबसे पहले आपको संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद में संधि की आपको वीडियो मिली है। संधि क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल तो बिल्कुल भी नहीं होता। यदि हम वर्णों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्णों का मेल कैसे होता है। प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति रेव दिया हुआ है। प्रकृति रेप, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपको एक शब्द के बाद यदि आर मतलब रा यदि आ जाता है तो वो रा किस में बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। फिर रा के बाद जो मात्रा लगी हुई है वो दूसरा पद बना देती है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति ही, अब प्रकृति आ गया तो रा तो आ में आ गया, अब बचा क्या? तो बच जाता है एव, तो क्या हो जाता है? प्रकृति रेव। यहाँ पर ये जो विसर्ग है और यहाँ पर जो ये है, इसी से मैच हुआ है, तब बना है प्रकृति रे विसर्ग संधि का उदाहरण। स्यात् से स्यान्यव्यय बना है। तो यहाँ पर देखिए स्यात् से जब हम इसे तोड़ेंगे तो एक तो आएगा ना, जो कि इसका बचा हुआ ना है, और साथ ही क्या आएगा? एव। स्यात् ना एव तो स्यान्येव। अगला है अनंता और बन रहा है यनंता। आपको आधा हा में या लिखा है, ये या तो पूरा है और आधा हा है।
तो या जहां से बनता है वो बनता है ई और आ से, तो अंतिम पद तो अनंता बन जाएगा और प्रथम पद क्या बनना चाहिए, ही, तभी जाके बनेगा यण संधि से यंता, क्योंकि यण संधि कहती है कि ई और आ मिलकर बनाते हैं या। तो यहाँ पर अनंता है, मतलब आ तो आ गया, किसकी जरूरत है यहाँ पर, ई अर्थात छोटी ई की मात्रा की, तो छोटी ई की मात्रा लगेगी हा में, ही धन अनंता, तो हो जाएगा हियंता, यनंता। बही, बही में विसर्ग है और ये आ है, तो ये हो गया बहिरंता। फिर उसके बाद विसर्ग है और जा है, तो यहाँ पर भी रा आएगा, लेकिन जा पर रा की रेफ आएगी, क्योंकि नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद स्वर है तो विसर्ग उसके साथ जुड़ जाता है, और यदि विसर्ग के बाद व्यंजन है तो विसर्ग की रेफ लग जाती है। देखिएगा अब आप, बहिरंतर जगती, यही बना बहिरंतर जगती, तो ये आपके विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। फिर हम चलते हैं नगरात, तो नगरात तो ये वाला ना से हो गया, अब ये वाला ना बचा, ये नगरात हो गया, तो उस वाले ना से यदि व्यंजन संधि पर जाते हैं तो बनता अस्मात, जब ये जुड़ता है ता और ना तब आधे ना का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं सम और चरणम, तो सम और चरणम, जब ये सम हटता है तो ये बिंदी के रूप में आता है, अनुस्वार के रूप में, तो मिलकर हो जाता है संचरणम। यहां देखिएगा आप, संचरणम। धूमम और मुंचती, धूमम और मुंचती, तो यहाँ पर जो हम व्यंजन संधि कर लेंगे उसमें क्या आ जाएगा, धूमम मुंचती, जो माँ है बाकी हलंत में जो दिया हुआ है, जब ये जुड़ेगा तो वो माँ कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा पाठ की संधियां, क्योंकि पाठ के अंदर से आपको संधियां पेपर में आती हैं और आएंगी। अब चलते हैं हम, अच्छा हमारा धूमंचती हो गया, अगले की तरफ चलते हैं जहां पर आपको अव्यय की सहायता से, ये जितने दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपको अव्यय दिए हुए हैं। जब भी आप अव्यय को भरें तो यहाँ पर अव्यय के हिंदी अर्थ पहले ही निकाल लें, जिससे आपको अंदर भरने के लिए जब आप फिल इन द ब्लैंक्स में जाएंगे, जब आप ब्लैंक्स में जाएंगे कि फिल करना है उनको, तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी। तो भ्रशम यहाँ तो एक निश्चित रूप पर हो जाता है, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहाँ, अपि अर्थात भी, एव मतलब ही, सदा मतलब हमेशा, और बही का अर्थ होता है बाहर। इदानीम वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषम अस्ति, इस समय वायुमंडल प्रदूषित है, कैसा, पूरे तरीके से, निश्चित रूप से, तो इसमें आ जाएगा भ्रशम। जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन दुर्वह है, जीवन कठिन है, कहाँ, यहाँ जीवन कठिन है, वहां जीवन कठिन है, कि जहां जीवन कठिन है, तो यहाँ जीवन कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, प्राकृतिक, प्रकृति के प्राकृतिक, इस प्राकृतिक वातावरण के क्षरण संचरणम लाभदायक भवति, इस वातावरण में जो क्षण है, एक क्षण भी यदि संचरण है तो लाभदायकम भवति, लाभदायक होता है। क्या, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी विचरण करना क्या होता है, अपि या एव क्या होगा, तो अपि, वातावरण में संचरण करना भी लाभदायक होता है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। एव समय सदुपयोग करनी है, जबकि समय की सदुपयोग की जब जब बात आती है तब यही बात आती है कि हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए सदा। भूकंपित समय खालिस्तान गमन में उचितम भवति, भूकंप मतलब जब भूकंप के समय में खालिस्तान गमन में, खालिस्तान चले जाना ही बेहतर होता है। तो बताइए भूकंप आता है तो कहाँ जाते हैं, तो जब भूकंप आता है तब हम जाते हैं बही, बाहर। हरितिमा खालिस्तान सूची पर्यावरणम, तो यत्र हरितिमा मतलब जहाँ हरियाली है, तत्र सूची पर्यावरणम, वहाँ पर शुद्ध पर्यावरण होता है, क्योंकि यत्र और तत्र ऐसे दो अव्यय हैं जो एक साथ आते हैं। यत्र और तत्र दोनों अव्यय कैसे चलते हैं, साथ में चलते। तो यहाँ आपने देखा कि सबसे पहले आपने इसकी हिंदी की, जब इसकी हिंदी हम कर लेते हैं उसके बाद जब हम यहाँ पर भरते हैं तो हमारे सारे के सारे वाक्य कैसे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो संधि के बाद आपने एक पाठ, प्रथमा पाठक के अव्यय भी देखे। अब आइए यहाँ पर पर्याय पद, आपको पर्यायवाची पद लिखना है। याद रखिएगा पर्यायवाची पद में जो ऑप्शन आएंगे वो आपके पाठ से संबंधित आएंगे। तो पाठ से संबंधित क्या पर्यायवाची, क्योंकि एक शब्द के बहुत पर्यायवाची होते हैं, पर चूंकि प्रथमा पाठा का है तो प्रथमा पाठा में उसका क्या पर्यायवाची आया है वो आपको बताना है। तो सलिलम,
तो यहाँ पर सलीलम किसके लिए बोला गया है? जलम के लिए। आम्रम, अच्छा पर्याय पद लिखना है तो यहाँ पदानाम तो अगर आता है कि पाठ से चुनकर तो ठीक है, पर यहाँ उन्होंने पाठ से चुनकर नहीं बोला तो हमारे लिए आसान है। आम्रम अर्थात रसालम, आम को बोला गया है, आम्र को यहाँ पर जो दिया, ये पाठ का है, दिया गया है रसालम। वनम, वनम के लिए आया है शब्द कांतारम। शरीरम, तो यहाँ पर शरीरम देखिए पूरे पाठ के ही शब्द आ रहे हैं। शरीरम के लिए आया है तनुः। कुटिलम, कुटिल के लिए शब्द आया है यहाँ पर एक वक्रम, वक्रम अलग शब्द है, कुटिल कठोर है ना, कड़वा, तो वक्रम, कुटिल मतलब होता है एक टेढ़ापन, तो वक्र। पाषाण, पाषाण के लिए आया है, वैसे पत्थर होता है, यहाँ पर आया है प्रस्तर, तो पाषाणः प्रस्तरम। तो ये जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके पाठ से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पर्यायवाची शब्द आप पाठ से भिन्न ना जाएं तो बेहतर होगा। अगला है हमारा विलोम पद। अब विलोम पद भी आपको यहीं से चुनना है। पाठा चित्वा लिखत, यहाँ पर दिया भी गया है, अधोलिखित विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत। सुकरम, सुकरम का विलोम क्या होगा? सुकरम तो हो जाता अच्छे से, जो सरलता एक प्रकार से, तो दुर्वहम, सुकरम का दुर्वहम। दूषितम, दूषितम का यहाँ पर एक और शब्द दिया है सूचि, सूचि ओके, सूचि पर्यावरण का सूचि। ग्रहणंती, जो ग्रहण करने का विलोम की बात हो रही है, ठीक है, विलोम की बात है तो वितरंती, ग्रहणंती मतलब लेना और वितरंती अर्थात बांटना। निर्मलम, निर्मल स्वच्छ के लिए सामलम, निर्मलम मतलब मल से रहित और सामलम मतलब मल से सहित। दानवाय क्या आएगा? मानवाय। शांता तो आएगा अनंता। तो यहाँ पर ये क्या है? आपके विलोम पद हैं जो पाठों से संबंधित ही हैं। यहाँ से आते हैं उदाहरणम अनुसृत पाठा चित्वा च समस्त पदानी समास नाम च लिखत। विग्रह पद दिए हुए हैं, समस्त पद हैं और समास का नाम है। तो हरिता च एव तरवः, हरिता च एव तरवः तेसाम। अब देखिए च एव का प्रयोग हुआ है, तो जो तरु हैं वो कैसे हैं? हरे हैं, हरे तरु हैं, तो पूरा का पूरा समस्त पद होगा हरे तरुणाम। चूंकि नाम इसलिए क्योंकि बहुवचन है, हरे तरुणाम, हरे तरु। यहाँ पर तरु की क्या बताई गई है? विशेषता, इसलिए ये कौन सा होगा? कर्मधारय। जहाँ पर विशेषण है, विशेष की बात आती है, वहां पर कर्मधारय समास आता है। तो हरे तरुणाम, यहाँ पर आप तेसाम और तरवा ये बहुवचन है, इसलिए हरे तरुणाम आएगा। ललिता चायाह लता तासाम, तो यह यहाँ पर भी तासाम का अर्थ क्या है? मतलब ये बहुवचन होगा। हरित ललित लता नाम, तो लताओं की भी क्या विशेषता है यहाँ पर? ये कैसी हैं? सुंदर। तो ये भी किस में आएगा? कर्मधारय समास में। आप यहाँ पर विग्रह भी देख सकते हैं। मान लो उन्होंने पूछ लिया कि ललित लता नाम का विग्रह क्या होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ललिता चायाह लता। नवा मालिका, नवा मालिका का कोई यहाँ पर बीच में शब्द नहीं दिया गया, पर फिर भी ये समास विग्रह है, समस्त पद है। नव मालिका, बड़या की मात्रा हट जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि फिर से विशेषण है, जो मालिका है, माला वो नवीन है, तो ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में कई बार तो आपको चा, या, इव ये दिखाई देंगे, लेकिन कई बार नीलम कमलम सीधा आ जाता, जबकि वो कर्मधारय समास है। तो आपको सीधे शब्द भी मिलेंगे जिसमें अंत में कोई नया शब्द नहीं उससे जुड़ा होगा। धृत सुख संदेशः एन तम, तो धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम, तो क्या हो गया? ये यहाँ पर धृत सुख और संदेश, एन बहुव्रीहि समास, एन लग गया मतलब जिसका, जो सुख संदेश की बात हो रही है। तो कज्जल, अगला है कजलम इव मलिनम। मैंने आपसे कहा ना कि कई बार इव का भी प्रयोग होता है। जो काजल है वो कैसा है? जो मैलापन है वो काजल के समान है, गंदा जो है वो काजल के समान है। तो कज्ज मलिनम, कज्ज मलिनम के आने से ये क्या है? कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर मैलेपन की ये विशेषता बताई जा रही कि वो इतना मैला है जैसे काला काजल होता है। आगे चलते हैं। दुर्दांत दश नहीं, दुर्दांत दश नहीं, तो यहाँ पर जो भयंकर दांतों की बात की गई है, जो और सब क्या है?
भयंकर दांतों के द्वारा जोड़ देंगे तो दोनों शब्द एक जुड़ जाएंगे, दुर्दांत दश नहीं। अब दुर्दांत यहाँ पर कहीं ना कहीं दांतों की भी तो यही विशेषता है कि वो कैसे हैं, भयानक हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कर्मधारय समास की बात आई है, बहुब्रीहि की आई है, कर्मधारय समास की अधिकतर बातें आई हैं, कर्मधारय समास ही है, बस केवल एक जगह बहुब्रीहि है। तो यहाँ से ये तात्पर्य, यहाँ पर ये अर्थ निकलता है कि आपको कर्मधारय समास पूरे से ये याद हो गया कि जब विशेषण और विशिष्ट की बात आती है तब कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। आगे है आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में सक्टियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंजति प्रश्न निर्माण होगा। तो प्रश्न निर्माण आप किससे लेंगे, सक्टियानम है। अब यहाँ पर देखिए सक्टियानम मतलब सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम धूमम मुंजति, इस पर अंडरलाइन कि काजल के समान मैला धुआं छोड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कैसा धुआं छोड़ रहे हैं, किस प्रकार का, काजल के समान धुआं, तो ये तो विशेषता हो गई। तो कीदृशा, जब विशेषण की बात आती है तो कीदृशा आता है। फिर है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्यान में पक्षियों के कलरव से मन कैसा हो रहा है, प्रसन्नचित। तो यहाँ पर पक्षिणाम, पक्षिणाम पर आया है तो राम नाम नाम साम आता है, वहां पर हम किम के शब्द रूप से यदि देखें तो आता है केसाम। तो यहाँ पर होगा केसाम। आगे बढ़ते हैं। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः संति, पाषाणी सभ्यता से लता तरु गुल्मा मतलब लताएं तरु और झाड़ियां जो हैं वो पत्थर के तल में ना पिस जाएं। तो यदि होगा प्रस्तर तले तो हो जाएगा यहाँ पर कुत्र, और यदि लता तरु गुल्मा की बात हो जाएगी तो ये हो जाएंगे बहुवचन, तो यहाँ आएगा के। तो यहाँ पर जिसके भी नीचे अंडरलाइन है वहां पर शब्द उसके हिसाब से आएंगे। तो यहाँ पर लता तरु गुल्मा में अंडरलाइन है, मतलब लताएं पेड़ और झाड़ियों की बात हो रही है, लता पेड़ झाड़ियों की बात हो रही है, इसलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग है। जब बहुवचन का प्रयोग होता है तो किम के शब्द रूप से उसमें के आता है, क्योंकि गुल्मा यहाँ पर झाड़ी की बात हो रही, गुल्माह, तो कहा कौ के। अगला है महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्तियां धावंती, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं। तो यदि महानगरेषु पे अंडरलाइन है तो आएगा कुत्र, कहाँ दौड़ रही हैं। यदि वाहना नाम में मैं कहूँ अंडरलाइन आएगा तो आएगा केसाम, ठीक, कि पंक्तियां कहाँ दौड़ रही हैं तो महानगरों में। तो जब कहाँ की बात आती है, स्थान की बात आती है, वो होता है कुत्र। जब विशेषण और विशेष की बात आती है तो होती है की, को होता है कीदृशा। जब हम पुल्लिंग में बहुवचन लेते हैं तो आता है के, पुल्लिंग एक वचन होता है तो आता है कहा। आगे है प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सम्मुख ही वास्तविक सुख है। तो प्रकृत्या, प्रकृत्या षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए इसमें कस्या का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रकृति छोटी ई इकारांत स्त्रीलिंग है और इकारांत स्त्रीलिंग में क्या आता है, षष्ठी में कस्या। तो कस्या सन्निधौ वास्तविक सुखम विद्यते, किसके पास में वास्तविक सुख होता है। और यहाँ पर आपका देखिए बहुत ही कम समय में आपने पाठ का जो भी व्याकरण भाग था वो मैंने आपको बता दिया। चूंकि पाठ प्रथमा है तो व्याकरण भाग ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो यहाँ से आपको समास, संधि और विलोम और समानार्थी पद और अव्यय आराम से याद कर लेना है। मेरे साथ इसी पाठ का आपने रिवीजन यदि किया है तो आपका पाठ तो यहाँ हो गया है रेडी। तैयार रहिएगा आप हर पार्ट के एमसीक्यू के लिए भी, क्योंकि एमसीक्यू में हो जाते हैं आपके कोने कोने से एकदम जितने भी डाउट है सबका सफाया, सारे आपको क्लियर हो जाते हैं और पार्ट बारीकी से आपको समझ में आ जाता है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सुपर क्विक रिवीजन अब स्टार्ट हो गया है। मतलब कम समय में बहुत कुछ आपको सीखना है, कम समय में पाठ आपका होगा पूरा समाप्त। उसके लिए रहना पड़ेगा आपको हमारे साथ और पढ़ना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा अभ्यास। तो चैनल पर विजिट करते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इसी के साथ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि अब आप रेडी रहिए अपने अगले पार्ट के लिए, अपने अगले चैप्टर के लिए और अगले सुपर क्विक रिवीजन के लिए। थैंक यू।